मैथ मंत्रा चैनल पे एक बार फिर से मैं यानी कि श्याम मोहन मौर्य आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो इन सब पे हम लोग पिछले भाग में चर्चा कर चुके हैं। और जो छात्र इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रारंभ से सीखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभी छात्र जो कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वे ध्यान रखेंगे कि यह प्रश्नावली यानी कि यह जो थियरी चल रहा है प्रश्नावली 3 का, यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ 2 और 3, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी इस प्रश्नावली से प्रायः पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं। एक कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। पहला इन्होंने कहा ग्राफी विधि से हल, जबकि दूसरा ये कह रहे हैं बीजगणितीय विधि से हल। तो ग्राफी विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल कर सकते हैं, सर्वप्रथम हम इसी पर चर्चा करने जाते हैं और देखते हैं कि ग्राफी विधि के लिए हमारे पास कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि प्रश्न हल करते समय जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हम रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। सर्वप्रथम ये कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफी यानी कि ज्यामितीय विधि में 2 सरल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। तो जो 2 हमको रैखिक समीकरण दिए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2। तो यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण हमको दिए जाएंगे जोड़े के रूप में, उनको हम सबसे पहले 2 सरल रेखाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 2 चरों x तथा y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक या मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यानी कि 2 चर राशियों में जो रैखिक समीकरण युग्म हमको दिए जाते हैं उनमें हम पहला मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का, जबकि दूसरा समीकरण जो दिया जाएगा हम उसकी तुलना करेंगे या उसको मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये कहते हैं कि जहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 है। अब जब हम लोग 2 सरल रेखाओं को ग्राफी विधि में या ज्यामितीय विधि में प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि रेखाओं का स्वरूप कब कैसा बनेगा। रेखाएं जब ऐसी होंगी तो हमको कैसा परिणाम मिलेगा, या रेखाएं जब वैसी होंगी तो हमको कौन सा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले पॉइंट इन्होंने कहा कि यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो और a1
अपान A2 B1 अपान B2 हमें कहाँ से मिलेंगे? दिए गए मानक रूप या व्यापक रूप से मिलेंगे। तो कहते हैं कि यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वह संगत होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि इसको आप ध्यानपूर्वक सुनते चलें। और साथ ही साथ यदि आपके पास इस समय नोटबुक या कलम हाथ में है तो सभी को बारी बारी से क्रमबद्ध लिखते जाइए, क्योंकि देखिए जब हम प्रश्नों को हल करने लगेंगे तो आप मानिएगा यहीं से वो सारे फार्मूले मिलते हैं जिनके द्वारा हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए मैथ मंत्रा चैनल पर जब भी थियरी बेस आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए तब उस समय ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक से समझ लिया तो आपका लगभग 50% काम यहीं पे हो जाएगा। आप प्रश्नों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं और उनको हल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। 2 में इन्होंने कहा यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 हो लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 हो। इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 हो लेकिन C1 अपान C2 इन दोनों के बराबर न हो, तब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब हम कहेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इस पे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए, क्योंकि इन सभी का यूज हमको आगे करना है। अब हम लोग पॉइंट्स नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। तीसरे बिंदु के लिए इन्होंने कहा कि यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हमको मिल जाए, यानी कि ये तीनों वास्तविक संख्याओं का अनुपात बराबर मिल जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं संगामी होंगी। अगर संपाती होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। यदि दोनों रेखाएं संपाती होंगी तब रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा, और तब हम इस रैखिक समीकरण युग्म को संगत कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कैसा? आश्रित कहेंगे। संगत और आश्रित में क्या भेद होता है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हमने नोट के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। यानी कि जब भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल होगा तो हम लोग ऐसे रैखिक समीकरणों को संगत युग्म कहेंगे। यदि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो तो इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं, और आश्रित युग्म भी सदैव संगत ही होता है। यानी कि दो कंडीशन में हम लोगों को मिलता है कि समीकरण संगत कब होगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, और साथ ही साथ आपका रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होगा, जब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इस बिंदु को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए, और अब तक के जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बतलाए गए हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आगे आने वाले वीडियो में जब भी हम इसकी चर्चा करेंगे तो प्रत्येक बिंदु को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इन बिंदुओं को आप लोग नोटबुक पर लिखते चलिए, ताकि आप लोगों को आगे जो भी प्रश्नावली 3.1 के या 2 के या जो भी प्रश्नावली है अध्याय 3 में, उसको हल करने में आप सभी लोगों को मदद मिलती रहे। आप लोगों ने मैथ मंत्रा चैनल को वॉच किया, देखा, समझा, इसके लिए आप सभी छात्रों को एक बार फिर से धन्यवाद।